हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही होगी मेरे ख्याल से आप लोगों के पास तक। एक बार मुझे चेक करके बता दीजिए तो मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? प्लीज़ रिस्पॉन्ड। ओके, चलिए तो फिर आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो मूल्य है ना। जो हम पढ़ रहे थे उसी कड़ी में आगे आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मूल्य। मूल्य 2-3 दिन पहले क्लास हुई थी तो भूल मत जाना, क्योंकि अल्टरनेटिव डेज पे क्लास का थोड़ा यही दिक्कत रहती है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, यूपीएससी या यूपी पीसीएस है ना, उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। तो उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं या आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको मेंस जीएस 4 ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो पेपर है इसका ऑफिशियली जो नाम दिया हुआ है, जैसे हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी ने जो इसका नाम दिया हुआ है ऑफिशियली वो दिया हुआ है इथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये नाम दिया है ऑफिशियली इस जीएस पेपर 4 को। लेकिन हम आम बोलचाल में बातचीत में आपको पता ही है कोई न कोई एक नया नाम ढूंढ लेते हैं, ढूंढते लेकिन उससे जुड़ा हुआ ही है ना। जैसे आप देखेंगे तो गांव देहात में रविंद्र जो है वो रविया हो जाता है ना, हो जाता है ना, रविंद्र रविया, रविंद्र या रवि हो जाएगा। वैसे ही हम इथिक्स इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड नाम के इस पेपर को इथिक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? इथिक्स के नाम से जानते हैं। तो इथिक्स और इथिक्स में आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मूल्य। मूल्य को इंग्लिश में आप वैल्यू कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वैल्यू। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं वैल्यू। तो एकदम शांत चित्त होकर के समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। सुनने की चीज़ें ज़्यादा हैं इसमें, फिर आपको एकदम नज़ारा बदला बदला सा लगेगा, है ना। तो देखते हैं क्या है मामला। अच्छा, पहले ये देख लीजिए कि हमें आखिर इसमें पढ़ना कैसे है और क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो वही मेरा जो तरीका है कि पहले क्या है वो, मतलब मूल्य क्या है। मूल्य क्या है, सबसे पहली बात मूल्य क्या है, ठीक है, हम ये जानेंगे। फिर इसकी विशेषताएं या प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज या विशेषताएं, विशेषताएं जानेंगे। और विशेषताओं को पढ़ने के बाद इसी से फिर हम वर्गीकरण को भी समझेंगे कि आखिर क्लासिफिकेशन क्या क्या हो सकता है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, वर्गीकरण यानी मूल्यों का वर्गीकरण हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो इसका कितने भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। और वर्गीकरण करके पढ़ने पर आपको फिर एक अंतर भी महसूस होगा कि मूल्यों के बीच में अंतर भी होता है। नहीं तो हम नॉर्मली मूल्यों को सामान्य रूप से एक जैसा ही समझते चलते हैं, ठीक है। तो वर्गीकरण समझना है हमें। फिर इसके बाद में हमें मूल्यों का आंतरीकरण, या इसके लिए एक टर्म चलता है, मैं इसको यहां से ले लेता हूं। मूल्यों का आंतरीकरण, इसके लिए एक टर्म चलता है इनकलकेटिंग। इनकलकेटिंग आंतरीकरण, है ना, आंतरीकरण। इसको आप अपनी भाषा में ऐसे कह सकते हैं, सीखना। क्या कह सकते हैं? सीखना। मूल्यों को कैसे सीखा जाता है। ठीक इसी प्रकार अगला जो हम मूल्यों का एक भाग जो पढ़ने वाले हैं वो मूल्यों का निर्धारण, है ना, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। तो इन भागों में बांट करके हम पढ़ने वाले हैं।
मैं कुछ कुछ शब्द सांकेतिक भाषा में लिखता जाऊंगा, आपको बोल करके समझाता जाऊंगा। तो आपको जहां भी लगे कि सर मुझे यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो बस आप कमेंट कर देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आप जितना कहेंगे उतना एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, मैं जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको डिलीवर करके बताता चलूँगा, ठीक। और बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इससे अब तक प्रश्न कैसे बने हैं और आगे कैसे प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहली चीज हम समझते हैं कि मूल्य क्या है, ठीक है। तो क्या है, हमारे सामने एक छोटा प्रश्न कि मूल्य क्या है, और ये इतना छोटा नहीं है। यूपीपीसीएस का 2018 में जब मेंस स्टार्ट हुआ, मतलब सब्जेक्टिव वाला मेंस स्टार्ट हुआ, तो आप क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे एक बच्चा टाइप क्वेश्चन ऐसा ही पूछ दिया है, मूल्य क्या है। और आरएएस, एमपीपीसीएस अगर ऐसे एग्जाम देते हैं आप, तो आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा कि मूल्य क्या है, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ कि मूल्य क्या है। तो आपको भी बहुत आसानी से, बहुत सहज भाषा में इसका जवाब देना है कि जीवन को सामाजिक और नैतिक बनाने के लिए कुछ उच्च और गहरे आदर्शों की आवश्यकता होती है, वही उच्च एवं गहरे आदर्श मूल्य कहलाते हैं। तो क्या ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है, जीवन को, पहली बात क्या ध्यान रखनी है आपको, जीवन को कैसा बनाना है, नैतिक, नैतिक, और कैसा बनाना है, सामाजिक, नैतिक और सामाजिक बनाना है। अच्छा, जीवन ऐसा भी हो सकता है क्या कि सामाजिक ना हो, नैतिक ना हो? तो जी हाँ, संभव है। आपने बहुत बार सुना होगा कि अरे वो सामाजिक प्राणी नहीं है सर, उसके अंदर वो सामाजिकता वाली बातें कम हैं, या सर वो नैतिक नहीं है। ऐसा आप क्यों कहते हैं? जब किसी व्यक्ति के व्यवहार से, किसी व्यक्ति की बातों से, जब किसी व्यक्ति के विचारों से आपको ऐसा आभास होता है कि वास्तव में वो कुछ ऐसा कर रहा है कि जो उसे नहीं करना चाहिए था, या जिस चीज की दरकार थी करने की वैसा उसने काम नहीं किया, वैसा निर्णय नहीं लिया, अर्थात उसने नैतिक या सामाजिक अपना कार्य या विचार प्रस्तुत नहीं किया। हम यही तो सामान्यतः समझते हैं। तो मूल्य क्या है? तो जीवन को सामाजिक और नैतिक बनाने के लिए हमें उच्च एवं गहरे आदर्शों की आवश्यकता होती है, और यही उच्च एवं गहरे आदर्श मानव जीवन के मूल्य होते हैं। क्या होते हैं? मानव जीवन के मूल्य। तो समझिए, मानव जीवन के मूल्य नैतिक और सामाजिक बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है? हमें उच्च एवं गहरे, उच्च एवं गहरे आदर्शों की, उच्च एवं गहरे आदर्शों की आवश्यकता है। तो यही उच्च एवं गहरे आदर्श क्या कहलाते हैं? मूल्य कहलाते हैं। तो मूल्य में आपको क्या क्या कीवर्ड याद रखने? देखिए, आंसर तभी आप अच्छा लिख पाएंगे जब आपके आंसर में कीवर्ड होंगे। अगर की टर्म्स आपने मिस कर दिए तो फिर वो लेमैन की भाषा हो जाएगी, एक सामान्य व्यक्ति की भाषा हो जाएगी, और सामान्य व्यक्ति की भाषा से आपको अपनी अलग भाषा प्रस्तुत करनी है। वजह, क्योंकि आप सिविल सेवा की तैयारी करने के बाद एग्जाम दे रहे हैं, मतलब जैसी एग्जाम की डिमांड है आप वैसे हैं। ऐसे तो सामान्य व्यक्ति भी बता देगा आपको, अपनी भाषा में कुछ न कुछ तो बताएगा ही ना, लेकिन आपकी भाषा सामान्य व्यक्ति से अलग तभी होगी जब आपकी लैंग्वेज में की टर्म्स होंगे। तो ये जो लैंग्वेज बता रहा हूं ना मैं, मूल्य क्या है, ये आपके नीति शास्त्र के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली भाषा है। ये क्या है? नीति शास्त्र के अकॉर्डिंग, नीति शास्त्र, ये जो परिभाषा है वो आपकी नीति शास्त्र में चलेगी मूल्यों की। अच्छा, मतलब तो कई सारे होते हैं। मूल्य अगर आप पढ़ते हैं, मूल्य अगर आप सुनते हैं, या मूल्य अगर शब्द आप सोचते भी हैं, तो उससे जरूरी नहीं है कि आपके जहन में यही वाली लैंग्वेज आएगी।
ये तो नीति शास्त्र के संदर्भ में जब हम मूल्य पढ़ते हैं तब ये अर्थ निकलता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम मूल्य का आशय किससे लेते हैं, तो वो भी समझ लीजिए। सामान्य बोलचाल में या सामान्य जीवन में हम मूल्य का अर्थ निकालते हैं कीमत से। किससे निकालते हैं? कीमत से, प्राइस, है ना, कीमत। जैसे आपने देखा होगा, आप जाते हो कभी कुछ खरीदारी करने के लिए, भैया क्या मूल्य है इसका, हिंदी नहीं बोलते होंगे तो इंग्लिश में पूछते होंगे कितना प्राइस है इसका। फिर प्राइस में अलग अलग तरीके के बहुत सारे प्राइस होते हैं, जो मैथ में आप पढ़ते हो कि सर ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस, है ना। और फिर देखते होंगे सर ये एसपी है, सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है। तो मूल्य की सामान्यतः हमें समझ ये होती है कि मूल्य का अर्थ है कीमत से, लेकिन नीति शास्त्र में कीमत से नहीं है। नीति शास्त्र में मूल्य का अर्थ पृथक है और सामान्य जीवन में पृथक है। अच्छा, सौंदर्य शास्त्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? सौंदर्य शास्त्र पढ़ा होगा। सौंदर्य शास्त्र में भी आपने देखा होगा कि मूल्य शब्द का प्रयोग होता है। सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र। अब सौंदर्य शास्त्र में क्या होता है? सौंदर्य शास्त्र में एक ही चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, सुंदरता समानुपाती मूल्य। जो जितना ज्यादा सुंदर है उसका उतना ही ज्यादा मूल्य है, उसका उतना ही ज्यादा महत्व है। या महत्व के सेंस में और पृथक करके समझ सकते हैं। अभी आपको इसको मूल्य से ही समझिए। सौंदर्य शास्त्र में सुंदरता किसके बराबर है? मूल्य के, ठीक है। या इसे समानुपाती का चिन्ह बनाइए तो ज्यादा सही रहेगा, समानुपाती। सुंदरता समानुपाती है मूल्य के। जैसे जैसे मूल्य बढ़ेगा सुंदरता बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे सुंदरता बढ़ेगी उसका मूल्य बढ़ता जाएगा, सौंदर्य शास्त्र में, है ना। अब आप सोच रहे हो कैसे सौंदर्य शास्त्र में? तो आप रामचरितमानस पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कभी देखिएगा, तो आपको मिलेगा ये कि रावण जी की एक सिस्टर जी हैं, रावण की सिस्टर, जिनका नाम है शूर्पणखा। यानी नाम से भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि जिसके कान और नाक कैसे हो? सूप के समान हो। सूप आप जानते होंगे मेरे ख्याल से, जब आप अनाज वगैरह से उसकी जो गंदगी हटाने के लिए एक पात्र का प्रयोग करते हैं, उसे सूप कहते हैं। सूप क्या होता है? ऐसी बनावट होती है, फैला हुआ होता है, तो सूप। तो नाम क्या है? शूर्पणखा। सूप के समान नाक कान वाली स्त्री शूर्पणखा, रावण की सिस्टर है। अच्छा, वन विभाग उसके अंडर में है। राम को वनवास हो गया तो राम अपनी पर्णकुटी में रह रहे हैं, लक्ष्मण और अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ। तो एक दिन वो तो वन विभाग था उसके अंडर में, पहुंच गई विचरण करते करते, बोली कि तोसम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मतलब तुम्हारे समान पुरुष और मेरे समान नारी, मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। और हम दोनों को बनाया भी होगा ना, विधि का मतलब बनाने वाला, विधाता। तोसम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मतलब विधि ने बनाते समय, ईश्वर ने बनाते समय बहुत विचार किया होगा। अच्छा, कैसी नाक लगा दें, कैसे कान लगाएं इनके, कैसी आंख बनाएं इनकी, मतलब बहुत टाइम लेके हम लोगों को बनाया है। ये बात कहाँ चल रही है? रामचरितमानस के साथ साथ सौंदर्य शास्त्र की बात चल रही है। तो शूर्पणखा का कहने का मतलब ये था कि हम और आप बहुत अच्छे से समय लेकर के बनाए गए हैं, और एक दूसरा ऐसा है कि हमारे जैसा और कोई नहीं है, मतलब हम अद्वितीय हैं। तो सम पुरुष मतलब तुम्हारे समान पुरुष नहीं है, मोसम नारी, मेरे समान नारी नहीं है। और यह संयोग, ये संयोग की बात है। आपको लग रहा है ना संयोग की बात है, लेकिन विधि ने, ईश्वर ने इस पर बड़ा विचार किया है, तब बनाया है। तो सौंदर्य शास्त्र में वो शूर्पणखा आपको बताने का प्रयास ये कर रही कि हमारा मूल्य बहुत है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? राम समझो। फिर राम ने उसके बाद क्या किया है वो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं?
तो जान लीजिएगा, कभी सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा शूर्पणखा का मामला, ठीक है। अच्छा, एक जो नॉर्मली मैं कह रहा था कि इस मूल्य के करीब एक संदर्भ में और हम इसे उद्घाटित कर सकते हैं, वो है महत्व। कौन सा? महत्व के संदर्भ में। महत्व। अब महत्व के संदर्भ में कैसे? आपने देखा होगा कि अरे वो मेरा मूल्य ही नहीं जानता है, वो मेरा मूल्य ही नहीं जानता है। कभी आपने ऐसे बोलते सुना होगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि अरे उसके लिए उसका मूल्य ज़्यादा है, मेरा कम है। तो यहाँ जब हम ऐसी बात कर रहे हैं तो यहाँ मूल्य का संदर्भ महत्व से है। एक आपने कबीरदास जी का दोहा सुना होगा कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यहाँ कबीरदास क्या कहना चाह रहे हैं? कबीर महत्व की बात कर रहे हैं कि देखिए, मेरे लिए बहुत कोई महत्वपूर्ण नहीं है और मेरे लिए कोई बहुत महत्व ही नहीं है, मेरे लिए समान है। मेरे लिए सबका मूल्य कैसा है? समान है। यानी ना काहू से दोस्ती, मेरी किसी से दोस्ती, प्रेम, बहुत लगाव नहीं है। हाँ, और ना काहू से बैर, ना मेरा किसी से बैर दुश्मनी है। मेरे लिए सब इक्वल है। मैं सबकी खैर मांगता हूँ, सबकी मांगे खैर, मैं सबका भला चाहता हूँ। मतलब यहाँ महत्व की बात की जा रही है। तो मूल्य का प्रयोग नीति शास्त्र में अलग, सामान्य जीवन में अलग, सौंदर्य शास्त्र में अलग, और महत्व के स्तर पर देखेंगे तो आपको अलग होता हुआ दिखाई दे जाएगा। खैर, मूल्य को आप जान गए हैं, लेकिन हमें इनसे मतलब नहीं है, इन्हें हमें सामान्य जानकारी में रखना है। ये चीज़ें कहाँ पर आपको काम आ सकती हैं वो भी मैं आपको थोड़ा बता दूं। ये आपको एक तो सामान्य जीवन में जब आपसे कोई कुछ पूछ दे तब आपको बताना है। दूसरा, साक्षात्कार के दौरान। साक्षात्कार के दौरान कभी ऐसी बात पूछी जाए तो आपको घबराना नहीं है। शब्द ही ऐसे होते हैं, मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रकृति में अनेकार्थी हैं। अनेकार्थी जिनके कई सारे अर्थ निकल सकते हैं। तो अनेकार्थी शब्दों के मामले में आपके पास कंटेंट होना चाहिए, घबराना नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, हमारे काम का क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? सबसे ज़्यादा नीति शास्त्र, क्योंकि नीति शास्त्र हम पढ़ रहे हैं और नीति शास्त्र में मूल्य क्या है तो हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता देंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिना कुछ लोड लिए हुए। क्या? जीवन को सामाजिक और नैतिक बनाने के लिए जिन उच्च और गहरे आदर्शों की आवश्यकता होती है उन्हें मूल्य कहते हैं। ये क्या है? उच्च एवं गहरे आदर्श हैं मूल्य, ठीक है। चलिए, इसके साथ एक और बात आपको समझ के चलनी है। क्या मूल्य जो हैं ऐसे ही डेवलप हो जाते हैं? मूल्य जो है एकदम से कहीं प्रादुर्भाव होता है क्या? नहीं। मूल्यों के बारे में एक बेसिक बात और आपको जाननी है कि मूल्य अमूर्त होते हैं। कैसे होते हैं? अमूर्त। अमूर्त। और इन्हें मूर्तता प्रदान करने का कार्य समाज का है। मूर्तता कौन प्रदान करता है? समाज। समाज इन्हें मूर्तता प्रदान करता है। मूर्त अमूर्त क्या है? अभी आपको ये लग रहा होगा मूर्त अमूर्त ये नई चीज आ गई कुछ। अमूर्त का आशय है जिसे आप दिखा न पाए, जिसे आप प्रस्तुत न कर पाए, अमूर्त का आशय। जैसे मैंने कहा कि मैं ना आज आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहा हूँ। तो अच्छा सोच रहा हूँ, कितने किलोग्राम अच्छा सोच रहा हूँ, कितने किलोमीटर अच्छा सोच रहा हूँ। मैं ऐसे इस बात को क्या आपके सामने प्रदर्शित कर सकता हूं? जवाब होगा नहीं। जब मैं प्रदर्शित नहीं कर सकता इस बात को तो ये बात कैसी है? अमूर्त है। जैसे मैंने कहा ना, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। तो कितना सम्मान करते हो? नहीं पता कितना सम्मान करता हूं भाई, ये बात अमूर्त है। तो फिर इसे मूर्तता प्रदान कौन करता है? मूल्यों को मूर्तता प्रदान करने का कार्य है समाज का। और समाज मूल्यों को मूर्तता प्रदान करने के लिए
बहुत सारे प्रतिमान बनाता है। क्या बनाता है? समाज प्रतिमान बनाता है। प्रतिमान अंग्रेजी में कहेंगे नॉर्म। समाज क्या बनाता है? प्रतिमान। समाज बहुत सारे रीति रिवाज भी बनाता है। क्या बनाता है? रीति रिवाज। रीति रिवाज बनाता है समाज। समाज ही बहुत सारी परंपरा प्रथाएं भी बनाता है। परंपरा प्रथा या परंपरा प्रथाएं समाज बनाता है। प्रतिमान, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आपका सम्मान करता हूं। सम्मान करना मूल्य है, लेकिन मूल्य है तो अपनी प्रकृति में ही कैसा है? अमूर्त है। अब इस सम्मान करने के लिए हमने प्रतिमान बनाया है हाथ जोड़ना, चरण स्पर्श करना या झुकना, किसी के सामने नमन करना। ये क्या है? सम्मान के प्रतिमान है ये। यानी प्रतिमानों ने मूल्यों को मूर्त रूप प्रदान किया है। जैसे हमने सम्मान की बात की तो सम्मान अमूर्त है, लेकिन चरण स्पर्श करना, भाई कितनी बार चरण स्पर्श किए? 2 बार। बचपन में कहते थे कि अच्छा ये हमारे एक बार सुबह चरण स्पर्श करेगा, एक बार शाम को करेगा, मतलब 2 बार कर रहा है। तो आप ये मूर्त है ना, बता पा रहे हैं 2 बार। सम्मान को आप ऐसे प्रस्तुत नहीं कर सकते क्योंकि सम्मान अमूर्त है। खैर आगे बढ़ते हैं और समझिए, ऐसे रीति रिवाज होते हैं। आपके समाज के रीति रिवाज होंगे, कुछ आपने दूसरे समाजों के रीति रिवाज देखे होंगे। आपने कहा होगा सर ना हमारे यहाँ रीति रिवाज ये ऐसा है कि दिवाली पर हम ना कुर्ता उर्ता पहनते हैं, मतलब नया कपड़ा पहनते हैं। ये हमारे यहाँ का रीति रिवाज है, हम नया कपड़ा पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं दिवाली पर। ठीक है, और होली पर कैसे कपड़े पहनते हो? नए पहनते हो? होली पर भी नहीं सर, होली पे कोशिश करते हैं कि थोड़ा पुराना वाला ही कपड़ा पहने, नहीं तो वो कलर वलर डाल देगा कोई तो गंदा हो जाएगा। वो रीति रिवाज बन गया है। हाँ ठीक है, ऐसे ही परंपरा प्रथाएं होती हैं। क्या होती हैं? परंपरा प्रथाएं। परंपरा प्रथाओं में जैसे कुछ अच्छी प्रथाओं का आप उदाहरण ले सकते हैं, कुछ गलत प्रथाओं का। जैसे आप कुछ गलत प्रथाएं जो बंद हो चुकी हैं, जैसे मान लीजिए सती प्रथा। सती प्रथा, अब जो सती प्रथा है ये मूर्त है या अमूर्त है? ये तो मूर्त है। तो सती प्रथा क्यों बनाई गई? तो सती प्रथा इसलिए बनाई गई कि जो महिलाएं वास्तव में पतिव्रता हैं, अपने पति को सर्वोच्च आदर्श मानती हैं, अपने पति के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, वो महिलाएं अपने पति के मर जाने के बाद या अपने पति के देहावसान के बाद अपने प्राणों को स्वेच्छा से त्यागती हैं और अपने पति के साथ सती हो जाती हैं। तो इसमें क्या निहित है? अपने पति के प्रति प्रेम। तो पति के प्रति प्रेम क्या है? ये मूल्य है, लेकिन ये प्रकृति में अमूर्त है। इसलिए इसे दिखाना है किसी को तो मूर्तता प्रदान करनी होगी। पति के प्रति प्रेम दिखाना है तो मूर्तता प्रदान करनी होगी। तो मूर्तता प्रदान करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। इन्हीं में से एक पहला तरीका था जो अतार्किक था, जिसकी वजह से इसे समाप्त भी किया गया। वो आप इतिहास में पढ़ते होंगे कि विलियम बेंटिंग ने ये किया वो किया, सब है ना। तो वास्तव में सती प्रथा क्या थी? पति के प्रति प्रेम को मूर्तता प्रदान करने वाला एक मूल्य। ठीक है, चलिए ये भी बात आप समझ गए। प्रथाएं, सती प्रथा। ऐसे ही आप देखेंगे तो बहुविवाह ये सब क्या है? बहुविवाह ये सब प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं। तो आपको एक बात ये पता लग गई कि वास्तव में मूल्य तो अमूर्त होते हैं, लेकिन इन्हें मूर्तता प्रदान करने का कार्य समाज का है, जो समाज प्रतिमान, रीति रिवाज और परंपरा प्रथाएं बना करके प्रदान करता है। तो इसको भी आपको भाषा में कैसे पिरोना है। देखिए मेन बात ये है, यूपीएससी रटने की बात कम करता है। यूपीएससी कहता है कि आप क्रिएटिव कितने हो। आपके शब्द बदल जाएं, भाव नहीं बदलना चाहिए, भाव वही आना चाहिए।
भाव वही आए, दूसरी बात की टर्म्स भी आए। तो अब इस बात को आप मूल्यों में कैसे जोड़ेंगे? आपने पहले लहजे में ये कहा कि जीवन को नैतिक और सामाजिक बनाने के लिए जिन उच्च एवं गहरे आदर्शों की आवश्यकता होती है उन्हें हम मूल्य कहते हैं, तथा समाज मूल्यों को मूर्तता प्रदान करने के लिए, ब्रैकेट में लिख देना, जो कि प्रकृति में अमूर्त होते हैं, तो समाज इन्हें मूर्तता प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतिमान, रीति रिवाज, परंपरा और प्रथाओं को गठित करता है। इतनी बात आपको अपने इंट्रोडक्शन में बता देनी है और यहां पर यह बात पूरी फिनिश हो जाएगी कि वास्तव में मूल्य क्या है। ठीक है, मूल्य क्या है ये बात खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद अगली बात स्टार्ट होगी कि वास्तव में मूल्यों की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो मूल्यों की विशेषताओं पर बात करेंगे अब हम। ठीक है, विशेषताएं, हेडिंग विशेषताएं। अच्छा, एक तो विशेषता मैंने आपको बताई दी है मूल्यों की, एक विशेषता तो आपको बताई दी है कि मूल्य अमूर्त होते हैं। कैसे होते हैं? मूल्य अमूर्त होते हैं। ये विशेषता है ना मूल्य की। मूल्य कैसे होते हैं? अमूर्त। यानी मूल्यों को आप, अगर कोई चीज सहायक की भूमिका में न हो तो आप किसी को प्रदर्शित करके नहीं दिखा सकते। जैसा मैंने बताया था कि मैं आपका सम्मान करता हूं, कितना सम्मान करता हूं आप तराजू से तोल के नहीं बता सकते हैं, मीटर से माप के नहीं बता सकते हैं। बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो आपको तराजू, मीटर, लीटर इन सब की जरूरत नहीं पड़ने वाली इसमें। हाँ, इसको मूर्तता प्रदान करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है प्रतिमानों की, रीति रिवाजों की, परंपरा प्रथाओं की। मूल्यों को मूर्त रूप में हम उसी रूप में देख पाते हैं। जैसे मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपका हाथ जोड़ करके सम्मान करता हूं। हाथ जोड़ना क्या है? प्रतिमान है। अब ये प्रतिमान जो हाथ जोड़ने वाला है किस मूल्य से जुड़ा है? तो सम्मान वाले मूल्य से जुड़ा है। सम्मान वाले मूल्य का मूर्तिकरण करने वाला प्रतिमान हो सकता है हाथ जोड़ना, हो सकता है चरण स्पर्श करना। आर यू गेट इट और नॉट? हवा लग रही है या हवा नहीं लग रही है? लगनी चाहिए वैसे मेरे ख्याल से। बहुत सिंपल लैंग्वेज की बात है। आपको कहीं कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना, फिर मैं इस पे और थोड़ा ज़्यादा विश्लेषण दे दूंगा, तो फिर आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा एक और बात हमने देखी कि मूल्य क्या है? आदर्श हैं। भाई अभी अभी हमने डेफिनेशन देखी, तो डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि उच्च एवं गहरे आदर्श ही मूल्य हैं। तो मूल्यों की एक और विशेषता आपको मिल गई कि मूल्य क्या है? आदर्श हैं। आदर्श वो जिन्हें कोई भी समाज प्राप्त करने का प्रयास करे। जैसे मैंने कहा कि मेरे जो है आदर्श वो हैं अमुक व्यक्ति। अब उन अमुक व्यक्तियों की, अमुक व्यक्ति की तरह मैं बनना चाहूं या उनकी कुछ विशेषताओं को अपने अंदर लाना चाहूं, अर्जित करना चाहूं उनकी कुछ चीजों को, तो ऐसा व्यक्ति मेरे लिए आदर्श हो सकता है। ठीक है, तो मूल्य भी क्या है? आदर्श हैं। इसलिए मूल्यों को प्रत्येक समाज प्राप्त करने का प्रयास करता है। हां, यह जरूर है कि वो आदर्श प्रत्येक समाज के लिए एक समान हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। इसलिए प्रत्येक समाज के आदर्श भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जब मैंने ये सेंटेंस बोला कि प्रत्येक समाज के आदर्श भिन्न भिन्न हो सकते हैं, तो इसमें अंतर्निहित है कि प्रत्येक समाज के मूल्य भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। क्योंकि मूल्य क्या है? मूल्य आदर्श ही तो हैं। गहरे, कैसे? गहरे, बहुत व्यापक आदर्श मूल्य होते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मूल्यों की दो विशेषताएं अमूर्त होते हैं, आदर्श होते हैं। इसके बाद एक विशेषता है अनेक होते हैं। मूल्य अनेक होते हैं। हाँ, होते हैं अनेक। जैसे एक मूल्य है ईमानदारी, दूसरा मूल्य है सत्यनिष्ठा, तीसरा मूल्य है समयबद्धता, चौथा मूल्य है वस्तुनिष्ठता,
पांचवा मूल्य है नियमबद्धता। ये सब क्या है? मूल्य है। तो मूल्य एक तो नहीं होता है, मूल्यों की विशेषता है कि मूल्य अनेक होते हैं। अच्छा, अनेक होते हैं तो अब आपके जहन में चल रहा होगा सर कहीं फिर तो उलझन हो जाती होगी मूल्य में, कौन सा मूल्य ज़्यादा अच्छा है, कौन सा मूल्य कम अच्छा है, उलझ जाते होंगे कभी कभार। नहीं, ऐसा नहीं है। अगली विशेषता सुनेंगे तो ये भी बात क्लियर हो जाएगी। मूल्यों में स्पष्ट सोपान क्रम होता है। सोपान क्रम। अब बहुत लोग ऐसे होंगे जो सोपान क्रम शब्द को ही पहली बार सुन रहे होंगे। सोपान क्रम को अधिक्रम भी कह सकते हैं। अधिक्रम, इंग्लिश में हेरारकी। तो सोपान क्रम, अधिक्रम या हेरारकी क्या होता है? जहां हम प्राथमिकताओं को सेट करते हैं, अर्थात हम सोपान क्रम निर्मित कर रहे हैं। जैसे आपने पूछा सर आप सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं, मतलब आप सोपान क्रम में ही बात करना चाह रहे हैं, सबसे ज्यादा बताइए। मैंने कहा मैं अपने पिताजी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। ठीक है। फिर आपने कहा सर आप दूसरा सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? बोला मैं माताजी से प्यार करता हूं दूसरा सबसे ज्यादा। तो मेरे सोपान क्रम में प्राइमरी लेवल पे कौन है? माताजी, यानी फर्स्ट पोजीशन पे पिताजी, सॉरी, और सेकंड पोजीशन पे माताजी, यानी पिताजी और माताजी। फिर इसके बाद में आप पूछेंगे तो उनका भी क्रम लगा के बता दूंगा। तो जब हम किसी चीज का क्रम निर्धारित कर पाए उसे कहते हैं सोपान क्रम, अधिक्रम। सर आपका सबसे करीबी दोस्त कौन है? मैंने नाम बताया कि ये मेरा एक करीबी दोस्त है, अमुक नाम बताया। अच्छा सर इसके बाद दूसरा करीबी कौन सा है? मैंने एक और नाम बता दिया। इसके बाद करीबी कौन सा है? एक और नाम बता दिया। ऐसे करके अगर मैं अपने फ्रेंड्स का सोपान क्रम बना पा रहा हूं, सोपान क्रम बना पा रहा हूं, अर्थात मेरे मन और मस्तिष्क में ये स्पष्टता है कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब पहले किस मित्र से मुझे बात करनी है, या जब मुझे कुछ करना होगा, जब मुझे कोई ज़रूरत ऐसी है, जब कोई बात साझा करनी है या किसी ज़रूरत पर मुझे उसकी मदद लेनी है, सहायता लेनी है, तब मुझे पहले किसको बोलना है, फिर दूसरे नंबर पे किसको बोलना है, तीसरे पे किसको बोलना है। ये स्पष्टता ही क्या कहला रही है? सोपान क्रम। ऐसे मूल्यों में स्पष्टता है। जब हम पढ़ेंगे डिटेल में भी आगे तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में कौन सा मूल्य प्राथमिक ज्यादा है, कौन सा तुलनात्मक रूप से कम प्राथमिक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का एग्जांपल देता हूं आपको। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी में सत्यनिष्ठा सोपान क्रम में उच्च आदर्श है, यानी अगर सोपान क्रम लगाते हैं आप, हायरार्की लगाते हैं, तो ईमानदारी जो है वो छोटा मूल्य है तुलनात्मक रूप से सत्यनिष्ठा के। लेकिन एक और चीज ध्यान रखनी है आपको कि आप ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की बात तो कर रहे हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लिए हो सकता है कि ईमानदारी ज्यादा महत्व रखती हो, सत्यनिष्ठा न रखती हो। क्योंकि प्रत्येक मूल्य को कोई व्यक्ति धारण करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो उसे किस सीमा तक धारण कर पा रहा है। अब मैं नॉर्मली सत्यनिष्ठ हो सकता हूं, लेकिन कोई विशेष स्थिति ऐसी आ सकती है मेरे लिए जब मैं सत्यनिष्ठ न रहूं, मैं ईमानदार रहूं, तो उस स्थिति में मेरे लिए ईमानदारी सत्यनिष्ठा के ऊपर चली जाएगी और ईमानदारी मेरे लिए क्या हो जाएगी? प्राथमिक हो जाएगी तुलनात्मक रूप से सत्यनिष्ठा के। लेकिन सामान्य रूप से अगर हम देखें तो सत्यनिष्ठा थोड़ा व्यापक है, सत्यनिष्ठा थोड़ी गहरी बात है, और ईमानदारी थोड़ी तुलनात्मक रूप से हल्की बात है। मतलब कुल मिलाकर के अगर आपको देखना हो तो ईमानदारी क्या है? नियमों के अंतर्गत रह करके, नियमों के अंतर्गत रह करके कार्य करना और नियमों का उल्लंघन न करना ईमानदारी है। ठीक है। जैसे आपको मैंने कहा कि भाई एक गिलास पानी देना, आपने पानी दे दिया, आप बहुत ईमानदार हैं। लेकिन सत्यनिष्ठा क्या है? जब हमें कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, जब हमें कोई नहीं देख रहा है, जब हमारे ऊपर किसी की निगरानी नहीं है, तब भी हम सही काम करें, जो उचित है वही करें, ये सत्यनिष्ठा है। जैसे आपने चाय वाले को 50 का नोट दिया, आपने 10 रुपए की चाय ली,
तो कायदे से उसको 40 रुपये आपको वापस करने चाहिए। उसने आपका 50 का नोट 100 का समझ लिया और उसने आपको 90 रुपये वापस कर दिए। अब आपको पैसे दे दिए हैं, आप पैसे लेकर के चले आओगे, आप बेईमान थोड़ी हो। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपके अंदर ईमानदारी नहीं है। भाई आपने उसको पैसा दिया, आपको उसने वापस किया, आप लेके चले आएंगे तब भी आप ईमानदार हैं। लेकिन अब आप ऐसी स्थिति में उसे बताते हैं कि भैया दीदी, और ये आपने पैसे हमें ज़्यादा दे दिए, मैंने 50 का दिया था आपको, आपने 100 का समझ लिया गलती से, तो ये अपने बाकी पैसे वापस ले लीजिए। ये सत्यनिष्ठा है। जब आपको कोई ऑब्जर्व न कर रहा हो, भैया दीदी ने आपको ऑब्जर्व नहीं किया था लेकिन फिर भी आपने उनके पैसे वापस किए, ये सत्यनिष्ठा है। मान लीजिए मेरे लिए आपकी ये क्लास जो चल रही है इसका समय निर्धारित है 1 घंटे का, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस क्लास का कोई टॉपिक ऐसा है जो 1 घंटे 10 मिनट में खत्म हो रहा है और मुझे पता है कि 10 मिनट आगे पढ़ाने से और कोई नुकसान नहीं होगा, किसी और दूसरी क्लास का नुकसान नहीं होगा, तो मैं 1 घंटे 10 मिनट तक पढ़ा करके इस टॉपिक को आपको पूरा खत्म कर दूं, क्योंकि कनेक्टिविटी बनी हुई है। दूसरे दिन जब पढ़ाऊंगा तो पूरा टॉपिक रिवाइज करना पड़ेगा, फिर 10 मिनट पढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं क्या हूं, सत्यनिष्ठ हूं। अगर चाहूं तो नियम बना हुआ है, 1 घंटे की क्लास है आपकी, मैं 1 घंटे में खत्म कर सकता हूं। तब भी मैं, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर ईमानदारी का मूल्य नहीं है, ईमानदारी है। तो ख्याल क्या रखना आपको, ऐसे समय पर अपनाई गई ईमानदारी जब हमें कोई नहीं देख रहा है, ये सत्यनिष्ठा है। आर यू गेट इट और नॉट? खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये सोपान क्रम, अधिक्रम, ये हो। तीसरी बात, तीसरी नहीं, पांचवी बात ये कि ये चेतना में गहरे होते हैं। गहरे कहां पर? चेतना में। चेतना में गहरे कैसे होते हैं? मतलब आप सो रहे हैं, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, और अचानक से आप उठे और आपने देखा, मान लीजिए आप रह रहे हैं पढ़ाई के उद्देश्य से अपने घर से दूर, आप सो रहे थे, सो के आपने उठा, देखा कि पिताजी आ गए आपके, तो एकदम से आपके अंदर सम्मान का भाव आएगा। हो सकता है आप चरण स्पर्श करें, हो सकता है हाथ जोड़ के नमस्कार करें, लेकिन करेंगे जरूर, क्योंकि सम्मान एक मूल्य है और मूल्य चेतना में गहरे स्तर पर होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सोचना पड़ेगा कि छूं कि न छूं, चरण स्पर्श करूं या न करूं, ऐसा नहीं है। मूल्य चेतना में गहरे स्तर पर होते हैं। आर यू गेट इट? हाँ, तो ये ध्यान रखना है। अगली बात, सामान्यतः मूल्य सीखे जाते हैं। मूल्य क्या होता है? सीखे जाते हैं। मूल्य जन्मजात बहुत कम होते हैं, सीखे जाते हैं। अच्छा, फिर जन्मजात क्या होता है? जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं। प्रवृत्तियां, टेंडेंसी। कैसे? प्रवृत्ति क्या होती है? रोना प्रवृत्ति है, हंसना प्रवृत्ति है। लेकिन रोना और हंसना एक साथ हो जाए, ये भी प्रवृत्ति है। जैसे एक आप शायर हैं, शायद नाम है उनका अंकिता सिंह, तो वो कहती हैं कि अकेले में बैठकर जब भी मैं उसको याद करती हूँ, मैं रोना मुस्कुराना दोनों साथ करती हूँ। कभी बार होता है ना, आपके जहन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में सोच करके आपको रोना भी आ रहा है, कुछ बात उसकी सोच करके हंसना भी आ रहा है। तो रोना और मुस्कुराना, बच्चे भी आपने देखा होगा, बच्चे रोते हैं, मुस्कुराते हैं, छोटे बच्चे बिल्कुल जो अभी नवजात शिशु हैं। तो आपको ये नहीं मानना चाहिए कि रोना और हंसना जो है ये मूल्य है या कुछ और है, ये प्रवृत्ति है और ये जन्मजात होती है। अच्छा, हमारा बावरापन वो होता है कि जब छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा अगर 2 ही महीने का है अभी और उसने थोड़ी स्माइल पास कर दी, देखा, अच्छा देखा बुआ जी को देख के हंस रहा है, देखा चाचा जी को देख के हंस जाता है। अभी किसी और ने उसको लिया और देखा कि वो रोने लगा, अरे तुम्हारी शक्ल को ही देख के वो रोने लग जाता है। आपको नहीं पता है वो किसी की शक्ल को देख करके न तो हंस रहा है नहीं रो रहा है, वो उसकी प्रवृत्ति है, वो अभी अनजान है। अभी हम आगे बात करेंगे, 6 माह से पहले के बच्चे में सेल्फ का कंसेप्ट ही डेवलप नहीं होता है।
ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हैं जॉन बॉल्वी, वो कहते हैं कि 6 माह से कम उम्र के बच्चे में सेल्फ का कंसेप्ट ही डेवलप नहीं है, वो जानता ही नहीं है स्वयं को मैं कौन हूं। तो वो क्यों तुम्हें देख के हंसेगा, क्यों तुम्हें देख के रोएगा? वो उसकी प्रवृत्ति है जो जन्मजात है। प्रवृत्ति कैसी होती है? जन्मजात। इसलिए ध्यान रखना, मूल्य और प्रवृत्ति में अंतर होता है कि मूल्य सामान्यतः सीखे जाते हैं, जन्मजात नहीं होते हैं, जबकि प्रवृत्तियां सामान्यतः जन्मजात होती हैं। तो हंसना और मुस्कुराना आपने सीखा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें मात्रात्मक चेंजेस आपने जरूर किए हों, क्वांटिटेटिव चेंजेस जरूर किए हों। हो सकता है जैसे आप बचपन से, चूंकि जन्म से ही सीख के आए थे हंसना, तो आपने देखा 3-4 लोग बैठे, एकदम से आप हंस गए, घर वाले समझाएंगे देख थोड़ा मुंह फाड़ के कम हंसा कर, हंसने का भी एक सेंस होता है ना, वैसे हंसा कर। बोले कैसे हंसना है? ऐसे हल्के से आपके लिप्स ओपन हो, बस इतना हंसना है, ऐसा नहीं मुंह फाड़ के ऊपर हंस रहे हो, ऐसे हंसना नहीं है, ठीक है। और लड़कियों को अलग तरीका बताया जाता है, ये समाज में, अलग अलग समाजों में ऐसे हंसना है, वैसे हंसना है, लेकिन हंसना उनको आता पहले से ही है। अच्छा, आपने देखा होगा कभी कभार जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि एक बच्चा छोटा है, अपनी माँ की उंगली पकड़ करके जा रहा है और माँ का पैर फिसल गया और माँ गिर गई। माँ के गिरते से ही बच्चा क्या कर रहा है? एकदम से हंस जाएगा तेज। अब एकदम से तेज हंस जाएगा, माँ अगर गोलू टाइप की है, मतलब बहुत भोली है माँ, तो माँ को गुस्सा आ जाएगा थोड़ा 1 मिनट के लिए बच्चे पे कि देखा मैं तो गिर गई हूँ, वो हंस रहा है। अब गिरने के बाद अगर माँ ने रोना स्टार्ट कर दिया, अगर उसके चोट लगी, रोना स्टार्ट कर दिया, तो फिर माँ को देख के वो भी रोएगा, लेकिन पहली बार में वो हंसेगा, क्योंकि बच्चे को नहीं पता होता ना, सेल्फ का कंसेप्ट 6 महीने पे डेवलप होता है, 6 महीने के बाद। ऐसा नहीं कि 6 महीना हुआ तो एकदम पूरा डेवलप हो गया, एक सतत प्रक्रिया है। तो छोटे बच्चे इसलिए जल्दी समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो नकल करते हैं। क्या करते हैं? नकल। तो अगर उसने देखा माँ को कि माँ रो रही है, दुखी है, तो वो भी फिर नकल करेगा, दुखी हो जाएगा, लेकिन सामान्यतः वो वही रिएक्ट करेगा जो मैंने आपको बताया। खैर, तो आपको एक बात ये पता लग गया कि मूल्य गहरे होते हैं, सीखे जाते हैं, और एक बात, मूल्य आधारित होते हैं। आधारित मूल्य ऐसा नहीं है बिना आधार के बने ना, मूल्य का स्पष्ट आधार जरूर होगा, है ना। कोई भी मूल्य ऐसा नहीं होगा जिसके पीछे कोई स्पष्ट, कोई मजबूत आधार ना हो। चाहे सम्मान का ही मूल्य है, सम्मान के मूल्य के पीछे क्या आधार हो सकता है? अगर हम किसी का सम्मान करेंगे तो आधार ये निहित है कि ये परंपरा है, जब हम अपने से बड़ों का सम्मान कर रहे हैं तो हमारे भी छोटे आने वाला हमारा सम्मान करेंगे। दूसरा क्या है? स्वार्थ। आधार के रूप में स्वार्थ भी तो है। अगर हम सम्मान करेंगे तो हमारी बात जिसका हम सम्मान कर रहे हैं वो मानेगा, इसकी संभावना ज्यादा है ना। तो आपने अब एक बात ये देखी कि मूल्यों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। अब देख लेते हैं वर्गीकरण, मूल्यों का वर्गीकरण के मूल्य वास्तव में कौन कौन से रूप में हो सकते हैं जिन्हें आप वर्गीकृत करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मूल्यों का वर्गीकरण। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, वर्गीकरण। अच्छा, एक बात मैं आपको थोड़ी बता देता हूं जो ध्यान रखनी है आपको, कि कई बार आपने देखा होगा बुक्स वगैरह में, कई बार वैसे भी पढ़ते टाइम आपने देखा होगा कि आप वर्गीकरण तो करते हो, लेकिन वर्गीकरण का आपको आधार नहीं पता होता है। आज से ध्यान रखिएगा कि किसी भी विषय में वर्गीकरण आप कर रहे हैं, कोई भी वर्गीकरण ऐसा नहीं हो सकता जिसका आधार न हो। वर्गीकरण सदैव आधार पर होता है। वर्गीकरण किस पे होता है? आधार पर। तो अभी हम कर रहे हैं मूल्यों का वर्गीकरण। तो मूल्यों के वर्गीकरण के लिए हम विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण करेंगे, है ना। किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया है, आपसे ये पूछ दे कोई तो आपको बताना होगा। जैसे एक वर्गीकरण का आधार हो सकता है व्याप्तता।
क्या हो सकता है? व्याप्तता। तो व्याप्तता, व्याप्तता का आधार। अब व्याप्तता के आधार पर आप देखेंगे तो मूल्यों को हम दो भागों में सामान्यतः वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे? एक क्षेत्रीय मूल्य, एक क्षेत्रीय मूल्य, दूसरे सार्वभौमिक। क्षेत्रीय मूल्य, दूसरे सार्वभौमिक मूल्य। जो क्षेत्रीय मूल्य होते हैं उन्हें एक क्षेत्र विशेष में ही हम देखते हैं, क्षेत्रीय मूल्य। सार्वभौमिक, इंग्लिश में यूनिवर्सल वैल्यूज। तो यूनिवर्सल का मतलब जिन मूल्यों का अस्तित्व या जिन मूल्यों का विस्तार हम एक क्षेत्र विशेष के बजाय हर जगह पर पाएं, वो सार्वभौमिक मूल्य है। अभी हम बात करेंगे, कुछ कुछ एग्जाम्पल लेकर के बात करेंगे कि कौन कौन से क्षेत्रीय मूल्य हो सकते हैं, कौन कौन से सार्वभौमिक मूल्य हो सकते हैं। तो व्याप्तता के आधार पर मूल्य कितने पार्ट में वर्गीकृत हो सकते हैं? दो, क्षेत्रीय और सार्वभौमिक। दूसरा आधार हो सकता है धार्मिकता। दूसरा आधार क्या है? धार्मिकता। धार्मिकता, धार्मिकता के आधार पर भी हम मूल्यों को सामान्यतः दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। दो भाग कौन कौन से? पहला धार्मिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, और दूसरा धर्मनिरपेक्ष मूल्य। धर्म निरपेक्ष मूल्य। धार्मिक मूल्य हो सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष, ऐसे मूल्य जो अपनी प्रकृति में धार्मिक हैं। कुछ ऐसे मूल्य जो अपनी प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष है, यानी सेक्युलर वैल्यूज और रिलीजियस वैल्यूज, है ना, ये दोनों। तीसरा आधार हो सकता है परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता, है ना। परिवर्तनशीलता के आधार पर भी हम मूल्यों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो परिवर्तनशीलता के आधार पर कुछ मूल्य ऐसे होंगे जो गत्यात्मक होंगे, जिनमें परिवर्तन होता होगा। तो इसमें एक मूल्य गत्यात्मक, गत्यात्मक, और दूसरे स्थायी, यानी परिवर्तनशील मूल्य या गत्यात्मक मूल्य और दूसरे स्थायी मूल्य। ठीक है, बहुत सारे मूल्य हो सकते हैं, इनकी हम बात करेंगे अभी परिवर्तनशीलता के आधार पर। इसके अलावा आप देखेंगे कालखंड के आधार पर। किसके आधार पर? कालखंड। कालखंड के आधार पर भी मूल्य हो सकते हैं। कालखंड के आधार पर मूल्य कैसे हो सकते हैं? कालखंड के आधार पर मूल्य हो सकते हैं आधुनिक, आधुनिक मूल्य, आधुनिक मूल्य, और दूसरे परंपरागत, परंपरागत। आधुनिक और परंपरागत कालखंड के आधार पर। ठीक है, इसके अलावा एक और आधार बन सकता है, वो है सहमति। सहमति के आधार पर या स्वीकृति के आधार पर। तो इस आधार को कहां लें? इस आधार को यहां ले लेता हूं। सहमति, सबको दिख तो रहा है ना? नहीं दिख रहा हो तो मुझे बताइएगा। सहमति और स्वीकृति, इस आधार पर हो सकता है। तो सहमति या स्वीकृति के आधार पर, भाई सहमति और स्वीकृति के आधार पर भी तो हो सकते हैं वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ मूल्य, वस्तुनिष्ठ, और दूसरा आत्मनिष्ठ। आत्मनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव वैल्यूज एंड सब्जेक्टिव वैल्यूज।
अब इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला हम व्याप्तता के आधार पर देखते हैं, क्षेत्रीय मूल्यों में। क्षेत्रीय मूल्य हो सकते हैं। क्षेत्रीय मूल्यों में आप देखेंगे तो कुछ मूल्य वेशभूषा से जुड़े हो सकते हैं। वेशभूषा, आपने देखा होगा कि जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहां पर कपड़े सामान्यतः कैसे पहने जाते हैं? ऊनी कपड़े पहने जाते हैं। जो विषुवतरेखी क्षेत्र है यानी इक्वेटोरियल रीजन में आप देखेंगे जाकर के तो आपको कपड़े पतले मिलेंगे। ऊनी कपड़े कोई पहनता है विषुवतरेखी क्षेत्र में? नहीं। विषुवतरेखी क्षेत्र में हमें सामान्यतः पतले कपड़े मिलेंगे, है ना। और आप रेगिस्तानी क्षेत्र में जाकर के देखेंगे तो पतले कपड़े, बड़े बड़े ऐसे कपड़े जिससे पूरा शरीर ढका रहे और धूल वूल आंख वाँख में न जाए, शरीर पर न जाए। रेगिस्तानी अरब के लोगों को आप देखिए, पहने रहते ना एकदम पूरा एक ही कपड़ा। तो वो ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊनी कपड़े, विषुवतरेखीय क्षेत्रों में पतले और कम कपड़े। देखिए अपने साउथ इंडियन मूवीज के जो एक्टर हैं कैसे कपड़े पहनते हैं, है ना। हाँ, तो जो पहनावे से संबंधित मूल्य हैं वो क्षेत्रीय मूल्य हो सकते हैं। अच्छा, फिर सार्वभौमिक मूल्य कैसे हो सकते हैं? जैसे हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क का जो मूल्य है, कठिन परिश्रम का जो मूल्य है, क्या ये क्षेत्रीय मूल्य है? नहीं। कठिन परिश्रम का महत्व तो यहां भी है, भारत में भी। कठिन परिश्रम का महत्व तो ग्रीनलैंड में भी है। कठिन परिश्रम का महत्व तो अमेरिका में भी है। हाँ, ये संभव है कि इस कठिन परिश्रम नामक मूल्य के महत्व में आनुपातिक अंतर हो। मान लीजिए कठिन परिश्रम का महत्व तो ग्रीनलैंड में ज्यादा है कंपैरेटिवली इंडिया के, लेकिन महत्व तो है। इसलिए कठिन परिश्रम, ईमानदारी, नियमबद्धता, समयबद्धता, ये सब ऐसे मूल्य हैं जो सार्वभौमिक प्रकृति के हैं। आर यू गेट इट? आगे समझिए। धार्मिकता के आधार पर कुछ मूल्य क्या है? धार्मिक मूल्य हैं, जिनका उद्भव या जिनकी प्रकृति का जुड़ाव धर्म से है, उन्हें कहते हैं धार्मिक मूल्य। जैसे आप देखेंगे तो धार्मिक मूल्यों में धर्म से जुड़े हुए जितने भी मूल्य हैं, धर्म से जुड़े हुए, मान लीजिए आप देखेंगे तो किसी धर्म में चरण स्पर्श करना मूल्य हो सकता है ना। अब आप देखेंगे तो अभी मैं एक लेटेस्ट देख रहा था कि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है वो क्रिकेट टीम जीत गई। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जीत गई। जीतने के बाद एक व्यक्ति था, उनमें ऑस्ट्रेलियन प्लेयर था कोई, वो उस ट्रॉफी के ऊपर पैर रखे हुए है क्या रखे हुए? पैर। और वो सोशल मीडिया पर मीम बहुत वायरल हो रहा है अलग अलग टाइप से कि उसने बताइए पैरों के नीचे ट्रॉफी को रखा हुआ है, हम ट्रॉफी को सर पे रखते, ये करते वो करते, तमाम तरह से। लेकिन एक बार ये भी तो सोचना चाहिए आपको कि आप किसी भी चीज को पैर नहीं लगाते हो, ये प्रभाव कहां से आया है? ये आपके धर्म और आपकी संस्कृति का प्रभाव है। तो क्या आप अपने धर्म और अपनी संस्कृति का प्रभाव दूसरे पे थोप सकते हैं क्या? नहीं। फिर उसकी भी अपनी एक संस्कृति है, अगर आप उस पर थोपोगे तो थोप वो भी सकता है। उसकी संस्कृति क्या है? छोटे कपड़े पहनने की। पहनोगे छोटे कपड़े? नहीं ना। तो अपने धर्म और अपनी संस्कृति का संबंध अपने से ही रखिए तो ज्यादा ठीक है, दूसरे मत थोपिए। पैर लगाना, पैर अगर धोखे से लग जाता है हमारे यहाँ तो हम उसको माथे से लगाते हैं, ये हिंदू संस्कृति की देन है। तो हिंदू धर्म में चरण स्पर्श करना, आप इस्लाम में चरण स्पर्श करने को नहीं देखेंगे। इस्लाम में कोई चरण स्पर्श कर रहा है? नहीं। हाँ, सम्मान का अलग है वहां पे एंगल, लेकिन चरण स्पर्श करने का माहौल कम है। भारत में है क्योंकि वो हिंदू धर्म के अंतर्गत एक मूल्य है, ठीक है। तो इसलिए जो वो ट्रॉफी पर पैर रखा हुआ है उसको बेचारे को पता नहीं है कि आपकी संस्कृति में ऐसे पैर वैर नहीं रखते हैं। आपने देखा नहीं था, वो जब सेलिब्रेशन कर रहे थे ट्रॉफी जीतने के बाद, तो एक व्यक्ति ने तुरंत अपना जूता निकाला, जूते में निकाल करके बियर थी या वो दारू थी पता नहीं, उसने जूते में निकाल करके बियर दारू डाली और उस जूते में से दारू पी रहा था। अब आप तो अगर सबकी ठेकेदारी लिए हुए हैं तो उसको यहां भी गलत सिद्ध कर दोगे। ध्यान रखिए, 3 टर्म होते हैं,
एक होता है जीनोसेंट्रिज्म, एक होता है इथनोसेंट्रिज्म, और एक होता है कल्चरल रिलेटिविज्म। इथनोसेंट्रिज्म का मतलब ये है कि जो हमारा है, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी परंपरा ही श्रेष्ठ है, हमारा ही श्रेष्ठ है, हम जो कर रहे हैं वही दुनिया फॉलो करे, हम ही श्रेष्ठ हैं। इथनोसेंट्रिज्म। जीनोसेंट्रिज्म, दूसरे में ही अच्छा ही देखना। अरे सर क्या बताऊं मैं, अमेरिका तो ऐसा देश है, वहां के लोगों का पहनावा आप देखिए, एकदम गदगद हो जाएंगे आप, ऐसा पहनावा है सर। और सर वहां के टीचर देखिए कितने शानदार हैं, वहां की महिलाएं देखिए, वहां के पुरुष देखिए सर, और तो और देखिए वहां के जो बच्चे भी हैं ना, वो भी अलग ही टाइप के हैं। मतलब क्या चीज है अमेरिका। इसको जिस फोबिया ने ग्रसित कर दिया है वो है जीनोसेंट्रिज्म। जीनोसेंट्रिज्म, अभी हिंदी बताता हूं आपको। इथनोसेंट्रिज्म का मतलब होता है स्वसंस्कृति केंद्रवाद, स्वसंस्कृति केंद्रवाद। और जीनोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है, पर संस्कृति केंद्रवाद। पर संस्कृति, दूसरे की संस्कृति को सेंटर में रखे हुए है। तीसरा, और मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था, वो है कल्चरल रिलेटिविज्म, सांस्कृतिक सापेक्षतावाद। ऑस्ट्रेलियन को लग रहा है कि मैं पैर रख लूंगा, उसके लिए वो ज्यादा मायने नहीं रखता है, उसके यहाँ ये कल्चर है, तो रख लिया पैर, रख लिया। तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तुम्हें जब ट्रॉफी मिल जाए तो तुम पैर मत रखना, पैर लग भी जाए तो तुम अपना ऐसे कर लेना। हाँ, तुम्हारी संस्कृति के अकॉर्डिंग ऐसी चीजें पूजनीय होती हैं, बड़े कठिन परिश्रम के बाद, बहुत सारी मन्नतों के बाद मिलती हैं, इसलिए तुम उसको सर पे ही रखना। मन्नतों के बाद तो मिली थी कि नहीं मिली थी? मन्नतें बहुत की थी तो मिली थी। इस बार मन्नतें की बहुत सारी, बहुत पूजा हुई, हवन क्रियाकर्म हुए, लेकिन फिर भी नहीं मिली, है ना। तो बाकी आप तार्किकता सीख जाएंगे एथिक्स पढ़ते पढ़ते कि अगर इन्हीं कर्म कांडों के प्रभाव से ही अगर ये ट्रॉफी मिल जाए तो फिर कर्म पर बल नहीं देगा कोई, फिर अच्छा खेलने का प्रयास नहीं करेंगे। फिर तो चलो ऐसा है कि पहले ग्राउंड में, स्टेडियम में जाकर के 151 हवन कुंड खुदवा दो, हवन करो पहले, और हवन करने के बाद में फिर उसी पे क्रिकेट होगा, जीत जाएंगे तो ट्रॉफी आ जाएगी घर। खैर मैं इनको गलत नहीं बता रहा हूं, लेकिन कम से कम आप अपनी चीजों को अपने तक सीमित रखिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो भी कंटेंट उठा रहे हो, उस कंटेंट की तार्किकता की जांच समय समय पर करते रहना, नहीं तो तुम्हें वो फेसबुक और यूनिवर्सिटी का कंटेंट बिल्कुल बर्बाद कर देगा और ऐसी जगह पे ला देगा कि घर वाले कहेंगे गलती सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई, ये तो वैसे ही ज्यादा सही था। खैर, हम बात क्या कर रहे थे, धार्मिक मूल्य। अब धर्मनिरपेक्ष मूल्य भी हो सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष मूल्य कैसे हो सकते हैं? अच्छा आप बताइए कि वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी क्या किसी धर्म से प्रभावित है? तटस्थता, न्यूट्रलिटी क्या किसी धर्म से प्रभावित है? नहीं, धर्मनिरपेक्ष मूल्य है, इस पे किसी धर्म का कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे तो कुछ मूल्य गत्यात्मक होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तनशील, जैसे मैंने आपको बताया था, परंपरा प्रथाएं क्या होती हैं? परिवर्तनशील, इनमें परिवर्तन होता रहता है समय के अनुसार। और परिवर्तन किस चीज में हो सकता है? और परिवर्तन हो सकता है आपके ईमानदारी के स्तर में। जब तक सेलेक्ट नहीं हुए हो तब तक ईमानदारी की पराकाष्ठा पर हो, अरे सर आग लगा देंगे, धुआं उठा देंगे, हमें एक बार सेलेक्ट तो होने दीजिए, दुनिया की नहीं, भारत की नहीं, पूरी दुनिया की समस्या समाप्त कर देंगे। तो बोलते बोलते में फेंकने के चक्कर में ये आभास नहीं रहता है कि आपको भारत की परिधि में ही रह के काम करना है। भारत से बाहर जाने का मौका तब मिलेगा जब आप एक सर्विस है खास उसमें जाते हो तब। ठीक है, बहरहाल स्थायी मूल्य होते हैं कुछ, परमानेंट, वो बदलते ही नहीं है समय के साथ। क्या आपने देखा है मेहनत का मूल्य? मेहनत का मूल्य पहले कम होगा,
प्राचीन काल में कम हो, आज बदल गया हो मेहनत का मूल्य ना। मेहनत का मूल्य तब भी था, आज भी है। लगन का मूल्य पहले हो आज ना हो, ऐसा है? पेशेंस, धैर्य, ऐसा है? परजेवरेंस, परसिस्टेंस, किसी का मूल्य ऐसा है आपको जो लग रहा हो कि आज के टाइम पर ज्यादा है, पहले नहीं था इतना? मतलब पहले था, आज भी है। जिन मूल्यों का महत्व, वे मूल्य वास्तव में प्रकृति में कैसे हैं? स्थायी हैं। तो स्थायी प्रकृति के मूल्य। कालखंड के आधार पर आधुनिक और परंपरागत मूल्य। परंपरागत मूल्यों में देखिए कुछ मूल्य ऐसे हैं जो आपको दिख रहा हो इस वाले में भी आ जा रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं। तो एक मूल्य कई वर्गीकरण में आ सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ए बच्चे खड़ा हो जा, तो आप टीचर के एंगल से स्टूडेंट हो तो बच्चे बोल दिया। लेकिन हो सकता है आपकी बहन के लिए आप ही कौन हो? भाई हो। आपकी माँ के लिए आप कौन हो? एक पुत्र हो। पिता के लिए पुत्र हो। दादाजी के लिए कौन हो? आप और ज्यादा छोटे बच्चे के टाइप हो। तो एक व्यक्ति जैसे कई फ्रेम में आ सकता है, वैसे ही एक मूल्य भी कई सारे वर्गीकरणों में एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, हम बात कर रहे थे आधुनिक और परंपरागत। आधुनिक मूल्य कौन से हैं? लिविन। लिविन का जो मूल्य है, मतलब जो लोग वयस्क हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष की है, वो अपनी सहमति से, दोनों सहमति से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर एक साथ रहना चाहते हैं तो कोलिविंग। तो कोलिविंग का ये जो कंसेप्ट है, जो वैल्यू है कोलिविंग, तो ये मॉडर्न है या बहुत पुरानी है, प्राचीन काल से चली आ रही है? नहीं, नई है। तो कोलिविंग। इसके अलावा होमोसेक्सुअलिटी, ये भी आधुनिक है, ये मॉडर्न है होमोसेक्सुअलिटी। तो फिर परंपरागत प्राचीन, और परंपरागत प्राचीन तो सब देख ही रहे हैं आप। समयबद्धता, टाइम से किसी काम को करना, टाइम पर खत्म करना, ये मूल्य कैसा है? परंपरागत मूल्य है। अभी तो नहीं बना है, बहुत पहले से चला आ रहा है। तो इसी प्रकार से आप वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ भी मूल्य देख सकते हैं। और वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ मूल्य पर प्रश्न भी बन गया है। क्या बन गया है? प्रश्न भी बन गया है। प्रश्न कुछ इस तरह से बना था, मैं आपको लिख करके बता देता हूं। प्रश्न: मूल्य, मूल्य क्या है? मूल्य क्या है और ये प्रकृति में, और ये प्रकृति में, प्रकृति में वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ होते हैं, होते हैं या आत्मनिष्ठ? मूल्य क्या है और ये प्रकृति में वस्तुनिष्ठ होते हैं या आत्मनिष्ठ होते हैं, होते हैं? विवेचना कीजिए। विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो मूल्य क्या होते हैं, ये आधा फेज तो आप सीख गए हैं। अभी आधा फेज मूल्यों के वर्गीकरण से आपके पास आया है। मूल्यों के वर्गीकरण में आप क्या देख रहे थे? सहमति और स्वीकृति के आधार पर मूल्य वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ होते हैं। पहले इस कंसेप्ट को समझ लीजिए कि सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी होती क्या है। तो सहमति या स्वीकृति, सहमति या स्वीकृति, इसके आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, आत्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, जैसे एक और नाम दिया जा सकता है व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, है ना। इंग्लिश में इसके लिए सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव, ठीक है।
तो पहले समझिए वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ क्या है। ऐसी दशा जब किसी एक वस्तु, विचार या कार्य पर 100% लोगों की सहमति हो, 100% लोग उसे एक ही नजरिए से देखते हो, अर्थात उसमें पूर्णतः वस्तुनिष्ठता है। जैसे ये जो बोर्ड का बैकग्राउंड है ये काला दिख रहा है मुझे, कैसा दिख रहा है? काला। आपको भी अनुमानतः काला ही दिख रहा होगा, जितने लोग देख रहे हैं उनको सबको अनुमानतः काला दिख रहा होगा। तो ये बात कैसी है? वस्तुनिष्ठ है कि बोर्ड का जो बैकग्राउंड है, जो इंटरफेस है, ये कैसा है? ब्लैक है, वस्तुनिष्ठ है। 100% लोगों को ये काला ही लग रहा होगा, तो ये काला है। अब जो इधर वाला हम बात करें आत्मनिष्ठ क्या है या व्यक्तिनिष्ठ क्या है, तो जहां पर किसी विचार या कार्य को लेकर के लोगों के अपने अपने मत, अपनी अपनी राय हो, या मतैक्यता ना हो, मतों में भिन्नता हो, उसे क्या कहेंगे? वस्तुनिष्ठ, सॉरी आत्मनिष्ठता। जैसे मैंने कहा कि मेरा जो ये बोर्ड का राइटिंग है ये बहुत अच्छा है, तो सब जरूरी थोड़ी इसको बहुत अच्छा बता रहे हो। कोई ऐसा भी हो सकता है, अरे नहीं सर, एक दूसरे सर हैं उनका और आपसे भी ज्यादा अच्छा है, तो आपका बहुत अच्छा नहीं है, आपका नॉर्मल है। कोई ऐसा हो सकता है बोल दे, नहीं सर आपका तो सर्वश्रेष्ठ है। तो जहां पर मतों में भिन्नता होती है, मतैक्यता नहीं होती है, उसे कहते हैं आत्मनिष्ठ। तो आत्मनिष्ठ 100% तब होगा जब एक बात पर कोई 2 लोग भी सहमत ना हो। जैसे हम 10 लोग हैं अगर यहां पर, तो 10 के किसी एक मुद्दे पर विचार अलग अलग हों, तो 100% सब्जेक्टिविटी है, 100% व्यक्तिनिष्ठता है। यह ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब आपको एक बात जो ध्यान रखनी है, व्यवहारिक दुनिया में एथिक्स का उत्तर लिखते समय आपको शुरुआती यहां से करनी है कि वस्तुतः व्यवहारिक रूप में न तो 100% वस्तुनिष्ठता और न ही 100% आत्मनिष्ठता संभव है। इसलिए वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता की चर्चा हम आनुपातिक रूप में करते हैं। तो किसी विचार में, किसी वस्तु में, किसी कार्य में वस्तुनिष्ठता ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, व्यक्तिनिष्ठता ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। हम इस तरह से अध्ययन करते हैं, क्योंकि 100% न तो लोग ऐसे हो सकते हैं जो ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जा रहे हो, ना ही 100% ऐसे हो सकते हैं जो सब्जेक्टिविटी की ओर जा रहे हो। मतलब न तो कोई ऐसा मुद्दा हो सकता है जिस पर 100% लोग एक मत हों, ना ही कोई ऐसा मुद्दा हो सकता है जिस पर 100% लोग अलग अलग अपनी राय रखते हो। नहीं है ना ऐसा संभव, व्यवहार में नहीं है संभव। यानी सैद्धांतिक स्तर पर यह संभव है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर संभव नहीं है। इसलिए अब इनके मूल्यों की बात आ रही है कि वस्तुनिष्ठ मूल्य और आत्मनिष्ठ मूल्य। तो वस्तुनिष्ठ मूल्य कौन से हो सकते हैं? वस्तुनिष्ठ मूल्यों में हमने बात की लगन की, लगन, धैर्य, धैर्य, निरंतरता, निरंतरता है ना, धैर्य, लगन, निरंतरता, कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम। ये सब कैसे मूल्य हैं? वस्तुनिष्ठ हैं। ज्यादातर लोगों से पूछोगे लगन होना अच्छी बात है कि बुरी है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे अच्छी बात है। तो जहां ज्यादातर लोगों की आम सहमति मिल पा रही है, मतलब मूल्य कैसा है? वस्तुनिष्ठ है। और जहां पर अलग अलग राय है लोगों की, अलग अलग राय है, तो जैसे अलग अलग राय कहां हो सकती है? सुंदरता के मुद्दे पर, सुंदरता। आपने कहा कि सर आपको कौन सा एक्टर पसंद है? मैंने कहा कि भाई मुझे तो ना अमिताभ बच्चन पसंद है। आपने कहा अरे सर आपको अमिताभ बच्चन पसंद है, मैं तो नाना पाटेकर को पसंद करता हूं। तो यहां क्या है? सुंदरता या सम्मान। सम्मान में भी आत्मनिष्ठता हो सकती है। सम्मान में कैसे? जैसे कुछ लोग, अरे सर दिल से अगर हम किसी की रेस्पेक्ट कर रहे हैं ना तो ठीक है, हमें किसी के पैर वैर में मतलब ऐसे चरण स्पर्श करने की आदत नहीं है, ना ही मैं अच्छा मानता हूं। तो सम्मान में
अंतर है, कोई सम्मान को किसी रूप में ले रहा है, कोई किसी रूप में ले रहा है, अर्थात आत्मनिष्ठता है। तो सुंदरता, सम्मान, धार्मिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, कोई धार्मिक मूल्यों को बहुत तवज्जो दे सकता है, कोई धार्मिक मूल्यों को तवज्जो नहीं भी दे सकता है। तो इसलिए यहां पर भी हमें क्या देखने को मिलेगी, आत्मनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता, अंतर देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा। इसके अलावा हम बात करेंगे आंतरीकरण, मूल्यों का आंतरीकरण। यानी अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, अगर हमें रिवाइज करना हो पीछे हमने क्या क्या पढ़ा है, तो हमने सबसे पहले मूल्य क्या है ये जाना, फिर मूल्यों की विशेषताएं क्या हैं वो जानी, फिर मूल्यों का वर्गीकरण, मूल्यों का वर्गीकरण जाना। अब अगला जो हमारा फेज है वो है आंतरीकरण, इनकलकेटिंग ऑफ वैल्यूज, इनकलकेटिंग ऑफ वैल्यूज या आंतरीकरण, मूल्यों का आंतरीकरण। तो मूल्यों का आंतरीकरण का आंतरीकरण, मूल्यों का आंतरीकरण। आंतरीकरण का मतलब सामान्य भाषा में आपको ध्यान रखना हो तो मूल्यों को सीखना। एक बात तो आपको पहले से ही पता है कि मूल्य सीखे जाते हैं, जन्मजात होते नहीं हैं। तो सीखे जाते हैं तो कैसे सीखे जाते हैं, तो इसके लिए आप देखेंगे कई चरण हैं। मूल्य व्यक्ति के 6 महीने के बाद से सीखना स्टार्ट होता है और जीवन पर्यंत सीखता रहता है। कभी कोई मूल्य विकसित हो रहा है, कभी कोई कम था ज़्यादा हो गया, ज़्यादा था कम हो गया, ये होता रहता है मूल्यों का, है ना। ये बात तो मेरे ख्याल से आप लोग सब समझ पा रहे होंगे कि मूल्यों को सीखा जाता है तो जीवन पर्यंत सीखा जाता है, धीरे 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 ये सब चलता रहता है। तो इसमें हम देखेंगे भूमिका, आंतरीकरण में भूमिका किस किस की है। तो अगर हमें मूल्यों के आंतरीकरण में भूमिका देखनी हो तो पहले भूमिका रहती है परिवार की, फैमिली। फिर मूल्यों के आंतरीकरण में आपको देखना हो कि भूमिका किसकी हो सकती है, तो फिर शिक्षण संस्थाओं की हो सकती है, शिक्षण संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं। इसके अलावा भूमिका किसकी हो सकती है, परिवार, शिक्षण संस्थाएं और मित्र समूह, मित्र समूह, है ना। इनमें से बहुत बड़ा समूह ऐसा है जिसे आप समाज में देख सकते हैं, और इसके अलावा भी समाज होता है। तो इसके अलावा एक और क्या आप लिख सकते हैं, अन्य समाज। जो समाज मित्र समूह, शिक्षण संस्थाएं और परिवार से अलग है वो अन्य समाज। इसके अलावा बुक्स, इसके अलावा आज के टाइम पर सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, मीडिया, ये सब। तो मूल्यों के आंतरीकरण में इनकी भूमिका। हम बात कर रहे हैं परिवार की भूमिका की, परिवार की भूमिका। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि 0 से 6 माह ये वो टाइम पीरियड है, ये वो आयु वर्ग है जिस आयु वर्ग पर किसी का प्रभाव नहीं होता। यहां पर प्रभाव शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। जो मैं बात कर रहा था आपको, ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक, क्या नाम है, मनोवैज्ञानिक जॉन बॉल्बी, जॉन बॉल्बी, ये ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक हैं। ये ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वास्तव में बच्चे में 6 माह से कम उम्र तक सेल्फ का कंसेप्ट डेवलप नहीं होता है, स्व की धारणा विकसित नहीं होती है। इसी वजह से 6 माह तक के बच्चे पर परिवार का प्रभाव, शिक्षण संस्था पर, शिक्षण संस्था में तो जाएगा ही क्यों, परिवार का प्रभाव या परिवार के किसी भी सदस्य का प्रभाव नहीं होता है, प्रभाव शून्य होता है। तो 6 माह तक जो कर रहा है बच्चा, उसमें अगर आप गलत फहमी में जी रहे हो कि आपके प्रभाव के कारण कर रहा है, तो आपके प्रभाव में नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको स्व की समझ नहीं है कि मैं भी कुछ हूं, स्व की समझ नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जॉन बॉल्बी का नाम आपको ध्यान रखना है। हाँ, 6 माह से लेकर के और 3 वर्ष तक, 6 माह से लेकर के 3 वर्ष, 6 माह से
3 वर्ष। यहां तक किसका प्रभाव? परिवार का प्रभाव सर्वाधिक प्रभाव होता है। फिर आप देखेंगे तो 6 माह है ये, 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक आप प्रभाव जो देखेंगे, इसमें परिवार प्लस स्कूल जाने लग जाता है ना वो इस एज में, तो परिवार और स्कूल 6 से 9, मैं इधर लिख देता हूं, 6 से 9 की उम्र में, 6 से 9 की उम्र में परिवार का प्रभाव प्लस स्कूल का प्रभाव प्लस मित्र समूह, मित्र मंडली बन जाती है ना, पीयर ग्रुप, ठीक है। तो 6 से 9 वर्ष की उम्र में आप देखेंगे तो फैमिली का इफेक्ट है, स्कूल का और पीयर ग्रुप का भी। अब यहां आपको ध्यान ये रखना है कि जॉन बॉल्बी ये कह रहे हैं कि 6 माह से 3 वर्ष तक परिवार का प्रभाव सर्वाधिक है। अब एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, जॉन बॉल्बी और महात्मा गांधी दोनों सहमत हैं इस मुद्दे पर। वो कहते हैं कि जिन बच्चों के सर से बचपन में माँ का साया उठ जाता है, उनमें विद्रोही प्रवृत्ति उत्पन्न होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो काम वाली माएँ होती हैं, उनके बच्चों के बिगड़ने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि वो इस 6 माह से लेकर के 3 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसा मानना दोनों लोगों का है, ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक जॉन बॉल्बी और अपने महात्मा गांधी। इससे आगे की बातचीत हम अगली क्लास में करेंगे। ख्याल रखिए आप अपना और अपनों का। थैंक यू सो मच।